स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। एमडीसी हिंदी के पेपर में बहुत सारे ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं जिनकी संभावना है कि वो एग्जाम के पेपर पे आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड उसके आंसर की तैयारी के लिए यह वीडियो आप सभी को उपलब्ध हो रहा है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं एमडीसी हिंदी का क्वेश्चन एंड आंसर पैटर्न। पहला प्रश्न, आप लोग ये ध्यान देंगे कि जो भी ऑब्जेक्टिव है ये आपके यूनिट वाइज सेटअप किया गया है। तो किसी भी प्रश्न को आप जल्दबाजी में देखकर उसे क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रश्न में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं। तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ा के फायदा नहीं है, हमें कंटेंट पे ध्यान देना है कि एटलीस्ट हमें कितने तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हम उनकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो पहला प्रश्न पे आप ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वप्रथम योगदान किसका था। यह ध्यान देना है कि सर्वप्रथम योगदान किसका था। तो आपको ये बतलाना है कि सर्वप्रथम योगदान, जैसा कि आपने पढ़ा है, सबसे पहले नाम आता है गारसा द तासी का। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, ये इतिहास लेखन की परंपरा में है। गारसा द तासी के किताब का नाम क्या था। देखिए, ये सारे प्रश्न अलग अलग पूछे जा सकते हैं, एक नंबर का एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन फिर भी जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मूल जो फोकस रहेगा वो रहेगा तथ्य पर, कंटेंट पर, और उस एक कंटेंट से कोई भी प्रश्न अगर आ रहा है तो वो छूटना नहीं चाहिए। तो इनकी किताब का नाम क्या है जिन्होंने पहली बार किताब लिखा था, इतिहास लेखन किया था, आपको पता है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। और फिर बताइए इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1839। और यह किताब किस भाषा में थी, तो फ्रेंच भाषा में। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो आप देखेंगे कि एक नंबर क्वेश्चन में ही 3-4 चीजें समाहित हैं। पहला कि परंपरा का योगदान किसका है, दूसरा उनकी किताब का नाम क्या है, तीसरा प्रकाशन वर्ष क्या है, और वो किताब किस भाषा में है। तो एक ही प्रश्न में 4 तरह की बातें समाहित है और ये सभी एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ से कुछ भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकता है। तो आप ये 4 फैक्ट एक टॉपिक से याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न आता है कि शिवसेन सेंगर द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का नाम बताएं। तो उनके ग्रंथ का नाम है शिवसेन सरोज, और उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1883 ईस्वी। ये सारे प्रश्न कभी भी पूछे जा सकते हैं और आपको इसके उत्तर के लिए तैयार रहना चाहिए। जॉर्ज गिडर्सन की किताब का नाम क्या था, क्योंकि इतिहास लेखन की परंपरा में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी किताब का नाम है द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और यह किस वर्ष प्रकाशित हुआ, 1957 में। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, मिश्र बंधुओं का पूरा नाम बताएं। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सामान्य है कि ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो मिश्र बंधुओं में मिश्र जो है टाइटल है, उपनाम है, और बंधु का मतलब भाई होता है। तो ये तीनों आपस में भाई थे और ये तीनों मिलकर एक किताब, एक टॉपिक पे काम कर रहे थे, और इनका नाम है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ये आपके 4 क्वेश्चन हुए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो मिश्र बंधुओं की पुस्तक का नाम और प्रकाशन बताएं। तो मिश्र बंधुओं का बहुत अहम योगदान है इतिहास लेखन की परंपरा में। उन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम से किताब लिखी और किताब का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का नाम बताएं। इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। अब आप देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आप सोचेंगे इसका प्रकाशन वर्ष क्यों नहीं। तो मूल रूप से जब आप एक लॉन्ग आंसर पढ़ चुके हैं, हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा है कि इनका जो प्रकाशन है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ था 1929 ईस्वी में। तो सामान्यतः इसी का प्रचलन है। फिर वो भूमिका कब विस्तृत हो गई, इस सवाल का यूजी लेवल के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अगर प्रश्न आता है प्रकाशन वर्ष का, तो आप ये लिख सकते हैं क्योंकि 1929 में हिंदी शब्द सागर जो एक किताब निकल रही थी, उसकी भूमिका के रूप में अच्छी खासी उन्होंने बातें लिखी थी, जो कि आगे परिवर्तित होकर हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में सामने आई। लेकिन नींव और अस्तित्व तो 1929 में ही रखा गया था, ये ध्यान रखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित 3 प्रमुख इतिहास ग्रंथ के नाम बताएं। आपको पता है कि आपका टॉपिक है इतिहास लेखन की परंपरा,
उसमें ये 3 नाम जो है ना आचार्य द्विवेदी द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संभावना है कि इनमें से कोई भी प्रश्न ये कोई भी किताब पूछ सकता है कि ये किसकी है या फिर प्रकाशन वर्ष इसका क्या है। तो इन्होंने 3 तरह से योगदान दिया। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आई, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये 1952 में आई, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। ये दोनों किताब 1952 में आती है, ठीक है, एक ही साल है, एक ही वर्ष इन्होंने 2 किताब को सामने लाया। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। आदिकाल के संदर्भ में निम्न विद्वानों ने क्या नाम प्रस्तुत किया था? ठीक है, आपको देखिए अब सवाल आपको ना अलग अलग पूछेगा। सवाल रहेगा कि आपका डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने चारण काल कहा था। ठीक है, मैं बहुत 3-4 चीजों को एक साथ इकट्ठा करके एक प्रश्न में समाहित करके आपके सामने लाई हूं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सवाल अलग अलग रहेंगे, लेकिन आपका टॉपिक जो है काल विभाजन के साथ नामकरण भी है, इसलिए आपको इन सारे महत्वपूर्ण विद्वानों ने क्या नाम दिया याद रखना बहुत जरूरी है। अब मिश्र बंधु ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा? तो मिश्र बंधुओं का जब आप पढ़े होंगे व्याख्या प्रश्न में, तो आपने पाया होगा कि ये प्रारंभिक काल कह रहे हैं। इनके काल में कोई नामकरण में कोई विशेषता नहीं है, इन्होंने प्रारंभिक काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीरगाथा काल। ये सभी प्रश्न स्वतंत्र रूप से पूछे जा सकते हैं, लेकिन आने की संभावना हर किसी की है, इसलिए आपको ये सारे नाम याद रखने होंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जो हम लोग सहजता से आदिकाल आदिकाल कहते रहते हैं, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही देन है। उन्होंने कहा था कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है ना वो आदिकाल है, और सभी विद्वानों द्वारा सर्वसम्मति से ये मत ये जो नाम है स्वीकार कर लिया गया। राहुल संकृत्यायन ने क्या कहा था आदिकाल को? तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने कहा था सिद्ध सामंत काल, क्योंकि इन्हें लगता था कि इस काल में सिद्धों की रचना बहुत अधिक है और सामंतों का बोलबाला है, इसलिए इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहा है। अब आपको ये बतलाना है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा था। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि ये ना पहले चारण काल कहते हैं, ये ग्रियर्सन के मत से ना काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन बाद में जब चारण काल नाम का विरोध होने लगा ना, तो फिर ये कहते हैं संधि काल। क्यों? इसमें भाषा के आधार पर तो पहले इन्होंने चारण काल पे सहमति दी, लेकिन बाद में संधि काल कहने लगे। क्यों? एक तो आप देखिए संधि 2 चीजों की होती है, तो पहले राहुल संकृत्यायन सिद्ध और सामंत काल कहकर अपनी बात रख ही रहे थे, और इन्होंने देखा कि भाषा के स्तर पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं अपभ्रंश में, और चाहे देश भाषा में रचना हो रही है, तो इन्होंने भाषा के आधार पर संधि काल कह दिया। यानी पहले हम संधि काल को ही बतलाएंगे, लेकिन जब आप व्याख्यायित प्रश्न लिख रहे हैं तो आप बतलाएंगे डिटेल में कि चारण काल और संधि काल ये 2 नाम ने रामकुमार वर्मा ने प्रस्तुत किया। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव मोड में आएंगे तो आपको केवल संधि काल पर फोकस करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल को अब बताइए। रीतिकाल को रीतिकाव्य, अलंकृत काल और श्रृंगार काल और कला काल किस विद्वान ने नाम दिया है? यानी आपको स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा, या फिर सवाल ऐसे रहेगा कि रीतिकाल को कला काल किसने कहा। सवाल किसी भी तरह से घुमा के आ सकता है, लेकिन आपको एक सिंपल चार्ट रीतिकाल के बारे में याद रखना है। तो रीतिकाव्य जो है वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया था, क्योंकि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जब ग्रियर्सन उतरते हैं ना, तो ये सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने काल विभाजन किया था, इसीलिए ये नाम देने में सक्षम हो पाए थे, और इनके मन मस्तिष्क में ये बात आ गई थी कि नामकरण करना चाहिए। तो इन्होंने प्रवृत्ति देखा और रीति काव्य कह दिया। किसे? रीतिकाल को। अलंकृत काल कौन कह रहा है? तो मिश्र बंधु ने अपने किताब मिश्र बंधु विनोद में अलंकृत काल कहा। क्यों कहा?
इन्हें लगता है कि इस काल में कविता काफी सजाई जा रही है, दरबार सजे धजे हैं, कला का बहुत विकास हुआ है, तो हर चीज पर साज सज्जा का बहुत असर देखने को मिल रहा है, इसलिए इन्होंने कहा कि यह अलंकृत काल है। उसके बाद बात करते हैं श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये अलग ही नाम लेकर आ रहे होते हैं। इन्होंने कहा श्रृंगार काल। बात एक ही है, श्रृंगार मतलब सजाना, अलंकृत मतलब भी सजाना, लेकिन शब्दों का हेर फेर है। हर जगह श्रृंगार नहीं है, यहाँ श्रृंगार है, ये सजाया जा रहा है, ठीक है। तो श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं। अब बात करते हैं कला काल नाम किसने दिया? तो कला काल नाम है रमाशंकर शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल। रसाल इनका उपनाम है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, रसाल से आप कनेक्ट कर सकते हैं, रसाल में रस है ना, तो ये नाम दे रहे हैं कला काल, क्योंकि कला में रस होता ही है, तो इन्होंने नाम प्रस्तावित किया था कला काल। ये चार नाम जो है ना रीतिकाल को लेकर प्रस्तावित हुए। तो ऑब्जेक्टिव में आपको इतना तैयारी करना है, और आपको तो पता ही है कि रीतिकाल जो नाम है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदी साहित्य के तीसरे युग को रीतिकाल कहते रहते हैं, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही प्रस्तावित किया था। ये पूरा ब्यौरा है। अब इसमें से कोई भी एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में 1 नंबर के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हो सकता है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपके जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव के आ रहे हैं वो सभी के सभी सही हो पूरी तरह से। 1-1 नंबर भी बहुत मायने रखता है। आप देखिए यहाँ पर उत्तर भी है। पहले क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन, फिर क्या है? अलंकृत काल मिश्र बंधु, फिर श्रृंगार काल है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, फिर कला काल है रमाशंकर शुक्ल रसाल, और रीतिकाल के बारे में तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं कि भोजपुरी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है कि बोली भी आपके सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक है, तो बोली वाली हिंदी की जितनी भी भाषाएं हैं या प्रमुख बोलियां हैं उनसे संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न निश्चित रूप से रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सवाल आ सकता है कि भोजपुरी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो आप सोचेंगे अपभ्रंश क्या होता है? तो जब भाषा अपने समय के अनुसार बन रही थी और बिगड़ रही थी, तो पहले पाली प्राकृत अपभ्रंश के बाद हिंदी में आती है। पहले संस्कृत के समय के बाद जब भाषा का विखंडन होता है, वो टूट टूट के अलग अलग रूपों में बट रही होती है, तो पहले पाली आया जिसमें बौद्ध धर्म का ग्रंथ लिखा गया, जैन में प्राकृत भाषा में लिखा गया जैन धर्म का ग्रंथ। तो पाली प्राकृत होते हुए एक समय ऐसा आया था जब भाषा अपभ्रंश के रूप में जानी जा रही थी। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटी फूटी भाषा, ठीक है। उसके बाद फिर हिंदी का, जो कि आज हम प्रयुक्त करते हैं, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ। तो बहुत सारी भाषा, जब हम इस समय की बोलियों की बात करते हैं ना, तो वह अपभ्रंश से ही निकली है, उसका उद्भव वहीं से नजर आता है। तो भोजपुरी बोली का जो विकास हुआ वो मागधी अपभ्रंश से हुआ। मैं एक नमूना आपको दे रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी की बोलियां। ये आपके सिलेबस का टॉपिक है। हिंदी की बोलियां आपको चार्ट के अनुसार नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे शौरसेनी अपभ्रंश का, ठीक है। 3 तरह के अपभ्रंश है, कितना ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला नंबर है शौरसेनी अपभ्रंश। इसमें से आपको नजर आ रहा है कि एक शाखा निकलती है पश्चिमी हिंदी, दूसरी शाखा है राजस्थानी हिंदी, और तीसरी शाखा है पहाड़ी हिंदी, ठीक है। अब शौरसेनी अपभ्रंश से ये 3 शाखाएं निकल रही हैं। फिर पश्चिमी हिंदी से 2 शाखा निकलती है, एक आकार बहुला, एक ओकार बहुला। आकार बहुला मतलब कि उस बोली में आ की मात्रा बहुत अधिक होगी और इस बोली में ओकार की मात्रा बहुत अधिक होगी। अब देखिए आकार बहुला में कौन सा है? कौरवी, हरियाणवी या बांगरू और दक्षिणी, ये पश्चिमी हिंदी से निकली हुई आकार बहुल बोलियां हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और पश्चिमी हिंदी से ही ओकार बहुला में ये 3 बोली आ रही है, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ठीक है।
फिर बात करते हैं राजस्थानी हिंदी। ये ट वर्ग बहुला है, मतलब राजस्थानी बोली में ना ट इस कठोर वर्ण का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। और राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवती। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। तो क्षेत्रीयता के हिसाब से बोली में बदलाव होते रहता है। फिर बात करते हैं पहाड़ी हिंदी की, ठीक है। तो इसके दो शाखा निकलती है, कुमाऊनी और गढ़वाली, जिसका प्रयोग पहाड़ी इलाके में किया जाता है। आज भी लोग वहां पर उस क्षेत्र में इस बोली का प्रयोग कर रहे हैं। अब आपके लिए क्या मुद्दा है, तो जब आप एक लॉन्ग प्रश्न का, एक दीर्घ प्रश्न का उत्तर तैयार कर रहे हैं तो आपको इस चार्ट का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ का, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपके लिए इन बोलियों में सबसे प्रमुख जिस पर अधिक फोकस करना है कि उससे सवाल बन सकता है, वो है, आपको मैं बतलाती हूँ, वो है कौरवी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौरवी को ही ना खरी बोली कहते हैं, ये एकदम स्पष्ट रखिएगा। यही खरी बोली है जिसमें हम लोग प्रयुक्त करते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि खरी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो यह कौरवी है, ठीक है। तो बोली के अनुसार, आपके एग्जाम के अनुसार कौरवी बोली का उद्भव किससे हुआ, पश्चिमी हिंदी से। अपभ्रंश कौन सा है, शौरसेनी अपभ्रंश है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर साहित्यिक लहजे से ब्रज भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रज भाषा आज बोली भी है और वो भाषा का रूप भी ले चुकी है, ठीक है। तो ब्रज भाषा का सवाल आ सकता है कि किस प्रकार की बोली है, तो इसमें ओकार बहुला है। इसका उद्भव भी पश्चिमी हिंदी से हुआ है। और अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश शौरसेनी अपभ्रंश है, यानी शौरसेनी अपभ्रंश से आपको बोली जो निकल रही है वो कौरवी, ब्रज भाषा, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप, मुझे नहीं लगता है, आश्वस्त हूँ कि इतना डीपली जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी, कुमाऊनी, गढ़वाली, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे नहीं पूछेगा। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली यानी कौरवी और ब्रज भाषा का बहुत योगदान है, तो उसका लिंक यहाँ शौरसेनी अपभ्रंश तक आ रहा है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा आप जब सब्जेक्टिव लिख रहे हैं तो वहाँ आप पूरा डिटेलिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश की, ठीक है। मागधी अपभ्रंश, तो मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली है, यह ध्यान रखिएगा कि किस तरह की हिंदी निकल रही है। फिर पूर्वी हिंदी से ये बोलियां निकलकर आई हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो सवाल पूछ सकता है कि अवधी, यही सबसे महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस या आपके उपयोगिता के अनुसार, आपके विषय की सीमा के अनुसार। तो अवधी बोली किससे निकली है, पूर्वी हिंदी से। अवधी बोली का संबंध किस अपभ्रंश से है, मागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश से। या अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी बोली निकली है, तो अवधी निकली है। बीच में इस हिंदी का स्वरूप ध्यान रखिएगा, पूर्वी हिंदी, ठीक है, ये बीच की कड़ी है। फिर तीसरा जो हमारा अपभ्रंश है वो है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से केवल एक बिहारी हिंदी निकली, जिससे बिहार की तीन प्रमुख बोलियां भोजपुरी, मगही और मैथिली निकल कर आती है। तो अभी साहित्यता के दृष्टिकोण से भोजपुरी, मगही और मैथिली ये तीनों महत्वपूर्ण है। सरलता से पूछ सकता है कि भोजपुरी बोली या मगही बोली या मैथिली बोली का संबंध किस तरह की हिंदी से है और किस तरह के अपभ्रंश से है। तो ये मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी निकली, और बिहारी हिंदी से आप समझ सकते हैं बिहार से संबंधित तीन प्रमुख बोलियां जो हैं ये अति महत्वपूर्ण है। ये आपका रहा संपूर्ण चर्चा बोलियों के ऊपर। अब बात करते हैं पहली कहानी, ठीक है। कहानी भी आपका यूनिट रहा है, तो हिंदी की पहली कहानी कौन सी थी, यह सवाल पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो इसका कोई एक उत्तर नहीं है। जिस चार्ट को भी आप देख रहे हैं, जब आप लॉन्ग प्रश्न लिखेंगे, एक दीर्घ प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, तो वहां आप इस चार्ट का डिटेलिंग कर सकते हैं। तो अगर सवाल ऑब्जेक्टिव मोड में आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की पहली कहानी कौन है, या किसी विद्वान का नाम देता है, तो आपको उस विद्वान के अनुसार ऑब्जेक्टिव देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव का आंसर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, प्रस्तोता कहा जाता है जो प्रस्तुत करता है। तो आपको हिंदी की पहली कहानी
इस टॉपिक के अनुसार इस कॉलम में नजर आ रहे इन 4 बिंदुओं को स्पष्ट रूप से देखना है। पहले नाम कौन प्रस्तुत कर रहा है, उसने कौन सी कहानी को बतलाया कि हिंदी की पहली कहानी कौन है, वो किस वर्ष प्रकाशित हुई और उसके लेखक कौन थे। इन 4 बिंदुओं पे आपको हिंदी की पहली कहानी इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव रेडी करना है। तो पहला ही जो नाम आता है वो है रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने कहा कि हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है और यह 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसके लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। अब इसमें से सवाल आ सकता है किशोरीलाल गोस्वामी ने किस कहानी को प्रस्तुत किया था, या किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती का प्रकाशन वर्ष क्या है, या इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी किसने माना। किसी भी तरह से सवाल टर्न हो सकता है, तो ये आपके चार्ट के बेसिस पे ही रहेगा। हाँ, बहरहाल आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई भी कहानी कोई भी विद्वान का नाम नहीं है यहाँ पर, जैसे कोई विद्वान का नाम न दे और सीधे इसी तरह से प्रश्न आए कि हिंदी की पहली कहानी कौन थी, तो अगर आपको किसी विद्वान का नाम नहीं दे रहा है ना, तो आप इंदुमती को लिख सकते हैं, सीधे सीधे लिख सकते हैं। लेकिन जब विद्वान का नाम रहेगा तो आपको इन 4 लिस्ट को याद रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो ध्यान दीजिएगा कि हमें रचनाकार और उसका प्रकाशन वर्ष पे भी ध्यान देना है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की पहली कहानी है प्रणयिनी परिणय और यह आई थी 1887 में और इनके भी लेखक थे किशोरीलाल गोस्वामी। अब आप ध्यान देंगे कि एक ही रचनाकार है, लेकिन उसकी 2 अलग अलग कहानियों को 2 अलग अलग जो विद्वान हिंदी की पहली कहानी मान रहे हैं और वो इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रकाशन वर्ष का सहारा ले रहे हैं। लेकिन बहुत अधिक प्रचलन में जो है रामचंद्र शुक्ल के मत का प्रसार होता है, लोग उसे ही अनुकरण करते हैं। तो इसीलिए जब किसी भी विद्वान का नाम सवाल में नहीं रहेगा तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि डेट वाइज नहीं, लेकिन यहाँ आलोचक के योगदान के अनुसार इस क्रम को सजाया गया है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं राजेंद्र बढ़वालिया। ये कहते हैं जमींदार का दृष्टांत हिंदी की पहली कहानी है और यह 1871 में आई थी और लेखक है रेवरेंड जे न्यूटन, इनके द्वारा लिखी गई कहानी है। फिर चौथे नंबर पे बात करते हैं देवी प्रसाद वर्मा। इनकी पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी और यह 1901 में आई थी और इसके रचनाकार है माधवराव सप्रे। तो ये कुल मिला के 4 लेखक हैं, 4 कहानियां हैं और 4 प्रस्तोता हैं, अर्थात विद्वान जिन्होंने माना कि हिंदी की पहली कहानी कौन है। इस चार्ट को फॉलो कर लेने के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव को सवाल नहीं छूटेगा हिंदी की पहली कहानी कौन है इस टॉपिक से। अब बात करते हैं हिंदी की पहली कहानी लेखिका किसे स्वीकार किया जाता है, यानी हिंदी की वो कौन सी महिला लेखिका है जिन्होंने सबसे पहले कहानियां लिखना शुरू किए थे। तो उनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला के नाम से ये आज भी प्रचलित है। तो ये पहली महिला लेखिका है जिन्होंने कहानी के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। अब बात करते हैं आपके प्रमुख जो कहानीकार आपके सिलेबस में है, उनका योगदान, उनका जन्म, उनकी प्रमुख कहानियां या उनका योगदान आसानी से पूछ सकता है। 4 रचनाकार हैं, तो बात करते हैं प्रेमचंद से। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? देखिए, मूल नाम धनपत राय था, लेकिन इनके चाचा प्यार से इन्हें नवाब राय कहते थे, तो इन्होंने नवाब राय से भी कहानियां लिखी हैं, लेकिन बचपन का नाम धनपत राय था, ये ध्यान रखिएगा। तो मूल नाम क्या है? कुछ लोग नवाब राय भी लिखेंगे, कुछ लोग धनपत राय भी लिखेंगे, दोनों सही हो सकता है, लेकिन आप ये प्राथमिकता सुनिश्चित करेंगे कि आप धनपत राय ही लिखें। और इनका जन्म कब हुआ था? 1880 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1936 में। तो ये कालक्रम याद रखिए, किसी भी तरीके से लेखक का कालक्रम गलत नहीं होना चाहिए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद के संबंध में इतने ऑब्जेक्टिव का अगर आप कर लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न प्रेमचंद से तो नहीं छूटेगा। इसलिए आप एक एक लेखक के अनुसार ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें। जयशंकर प्रसाद, इनकी कहानी है पुरस्कार आपके कहाँ सिलेबस में। इनका जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 1937 को। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। इतना डिटेल काफ़ी है।
अब देखिए आगे जो आपको ये प्रश्न नजर आ रहा है ना, ये जो 16वां प्रश्न है, ये हिंदी कहानी के उद्भव विकास से संबंधित है। प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख लेखकों के नाम बताइए। एक तो कहानी का विभाजन प्रेमचंद को लेकर अगर आप आधारित कर रहे हैं तो प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर। तो मुझे लगा कि प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद के बाद के लेखक की जानकारी, एटलीस्ट कुछ नाम तो आपको पता होना ही चाहिए। वो ज्ञानेंद्र हैं, यशपाल है, अज्ञेय है जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, विष्णु प्रभाकर, रांगय राघव। इतने लोग प्रेमचंद के बाद कहानी के उद्भव विकास में या कहानी को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे थे। नाम तो बहुत सारे का है, तो उतना आप नहीं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और कम समय में ये मुश्किल होगा। ऑब्जेक्टिव मोड में यूजी के स्तर पर इतनी डीपली क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाने चाहिए, इसीलिए केवल संकेत मात्र में केवल नाम बता दे रही हूँ कि अगर किसी तरह से ऐसा सवाल आ जाता है तो आप इसके लिए तैयार रहें। आपके सिलेबस में राधा कृष्ण का भी नाम आता है। आपको ये पता होना चाहिए कि राधा कृष्ण का जन्म 1910 में हुआ और 1979 में ये स्वर्ग सिधार गए और इनका जन्म रांची में हुआ था। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि राधा कृष्ण मतलब सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। ऐसा नहीं है। ये राधा कृष्ण लेखक थे, हिंदी के कथाकार, और वो भी झारखंड के रांची के कथाकार हैं। अब बात करते हैं पड़ोसी कहानी का प्रमुख पात्र का नाम बताएं। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कहानी आपके सिलेबस में है उसमें प्रमुख पात्र का नाम पूछ सकता है। तो पड़ोसी कहानी में जो प्रमुख पात्र है वो है डोमन। डोमन पर ही पूरी कथा इर्द गिर्द घूम रही होती है। पूस की रात कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? हल्कू। लेकिन जबरा आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि हल्कू के साथ उसका जो सहपात्र है वो जबरा ही है, जिसकी इन दोनों की कहानी एक साथ आगे बढ़ रही है। तो प्रमुख पात्र हल्कू ही है। लेकिन अगर कभी पूछ दे कि हल्कू का सहायक पात्र कौन है तो आप जबरा लिख सके। आपको सारे पात्रों का नाम याद होना चाहिए। पुरस्कार कहानी से मधुलिका प्रमुख पात्र है, लेकिन सहपात्र के रूप में अरुण का भी नाम आता है, तो मधुलिका प्रमुख पात्र है। संवदिया कहानी में प्रमुख पात्र हरगोविंद है। ये सारे ऑब्जेक्टिव तैयार करने से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ऐसी बहुत हद तक संभावना है। अब सवाल पूछ सकता है कि रेणु का पूरा नाम क्या है? फणेश्वर नाथ रेणु। ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछ सकता है। उनका जन्म कब हुआ? 1921 ईस्वी में। और ये पूछ सकता है कि रेणु किस युग के कथाकार हैं, क्योंकि प्रेमचंद युग में प्रेमचंद है। अभी मैं प्रेमचंदोत्तर कुछ लेखकों का नाम बता ही दी। आपको ये पता होना चाहिए ये समकालीन कहानी से संबंधित है, क्योंकि जब कहानी का उद्भव विकास आपने देखा होगा तो कहानी के उद्भव विकास में प्रेमचंदोत्तर के बाद फिर समकालीन कहानी और कहानी इस तरह से बहुत विभाजन देखने को मिलता है। लेकिन मूल रूप से समकालीन कहानी के घेरे में रेणु आते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। फिर जयशंकर प्रसाद किस युग के कथाकार हैं? तो प्रेमचंद युग के कथाकार हैं। इतने सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो प्रश्न है वो कुल मिलाकर 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो 5 नंबर के सवाल के लिए यदि आप सीधे सीधे 23 क्वेश्चन या 23 क्वेश्चन में भी छिपे हुए जो अंदर के प्रश्न है, अगर उसकी संख्या बढ़ा दी तो अधिक से अधिक 30 या 35 तक जाएगा। इतने प्रश्न की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेंगे और निश्चित रूप से वो 5 नंबर आपके अंक पत्र को सुंदर बनाने में बहुत सहायक होंगे। अच्छा लगेगा जब आप पूरे के पूरे 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव सही कर ले रहे हैं। इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपका सब्जेक्टिव आंसर मेथड भी स्ट्रांग होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।